लगातार दूसरा दिन था इस हफ्ते जब बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और राजनीति देखने को मिली। कल आरजी कर बलात्कार और हत्या के मामले के खिलाफ छात्र परिषद द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था, तो आज बीजेपी ने कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ 12 घंटे के बंगाल के बंद का आह्वान किया था। पूरे राज्य से ऐसी तस्वीरें आज दिन भर सामने आती रहीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल और बस सेवाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कोलकाता में हिंसा के डर से बस चालक तो हेलमेट तक पहने हुए दिखे। कई जगहों पर जवाबी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा और रूपा गांगुली समेत कई बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर अगर आज पूरे दिन में कहीं से आई तो वो था भाटपाड़ा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। जहां बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे की कार पर हमला किया गया। ये हमला कैमरे में भी कैद हो गया, जहां बकायदा गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रियंगु पांडे ने कहा कि 50 से 60 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर बम भी फेंके। सिर में गोली लगने से 2 लोग फिलहाल घायल हुए हैं और उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलीगुड़ी में भी भाजपा ने कहा कि उनके सांसद जयंतो रॉय की गाड़ी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उस पर पत्थरबाजी की। आसनसोल में कथित तौर पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। ये तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है। तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों की गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है। সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, কারা কোন কোন বিদেশি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বৈঠক করছেন বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কোন বৈদেশিক শক্তির সাথে বৈঠক করছেন। আগামী দিনে আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। कल ही टीएमसी ने बंद को भाजपा द्वारा अपराध का राजनीतिकरण और अराजकता पैदा करने का प्रयास बता दिया था। आज ममता बनर्जी ने भाजपा को उल्टी चुनौती दे डाली। तृणमूल छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो 10 दिनों के भीतर बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए एक विधेयक लाएंगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक विशेष सत्र में पारित किया जाएगा और अगर राज्यपाल ने इस बिल को अपनी सहमति फौरन नहीं दी तो वो खुद राजभवन के सामने ही धरने पर बैठ जाएंगे। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। देखिए आरजी कर में जो हुआ है वी ऑल वांट जस्टिस, लेकिन जस्टिस देने का अभी जस्टिस कौन डिलीवर करेगा? जस्टिस का रिस्पांसिबिलिटी है सीबीआई का और केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बंगाल में एनआरकी तैयार करके कौन का किसका फायदा है? वो तो भाजपा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से यहाँ पर गोलमाल कर रहे हैं। आज के बम রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, বিশেষ করে আরজি করের আমার প্রিয় বোনটি যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে, उत्तर प्रदेश হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছেই, আসামেও হয়েছে। আমি সকল নির্যাতিত পরিবারদের
আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। तो अब आ जाते हैं अड़ी के सवालों पर। पहले बात भाटपाड़ा की, क्या किसी भी बंद का जवाब बम से दिया जा सकता है? क्या गोली चला करके लोगों की आवाज बंद की जा सकती है? भारत बंद कर रहे लोगों पर आज हमला आखिर बंगाल में किसने किया? क्या बीजेपी ने बंद की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की? और आखिर में सवाल, अब बलात्कारियों को 10 दिनों में ही फांसी देने के विधायक की घोषणा करके क्या ममता बनर्जी ने यह तय कर लिया है कि ऑफेंस ही सबसे अच्छा डिफेंस है? क्या सच में ऐसा विधेयक, ऐसा कानून लाया जा सकता है? सबसे पहले रुख करते हैं अर्जुन सिंह, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रोहन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, दिनेश बजाज तृणमूल कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। पर सबसे पहले अर्जुन सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज जो बम से हमला हुआ है, आपका इलाका है भाटपाड़ा का इलाका, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस कर चुकी है। आप क्यों कह रहे हैं कि यह हमला टीएमसी के लोगों ने आपके समर्थक प्रियंकू पांडे के ऊपर कराया? देखिए, जो मैंने कहा है वो सही बात कहा है। ममता बनर्जी जी को आज 10 दिन में फांसी की आवाज़ जो करने की बात कर रही हैं, आज उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को माला उत्तरी पहनाया। वो व्यक्ति प्रियंकू, आप ममता बनर्जी की पुलिस ने 400 लोगों की नौकरी देने के लिए घूस लेने का आरोप लगाया था, और उसको वो खुलेआम मंच पर उत्तरी पहना रही हैं। तो ममता बनर्जी से बड़ा झूठा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जो कि संविधान का शपथ लेकर इस तरह का झूठ बोलता है। रही बात हमारे पार्टी के नेता प्रियंकू पांडे के ऊपर जो हमला हुई है, आज पुलिस भी कह रही है कि हमें 4-5 दिन पहले से ये संशय था कि ये प्रियंकू पांडे के ऊपर हमला होने वाला है। और अगर तस्वीर हम एक बार दिखा सकें, जो गाड़ी के ऊपर गोली चल रही है, तस्वीर गाड़ी के सामने। हाँ, बोलिए अर्जुन जी। आज उनके प्लानिंग के साथ उनके गाड़ी के सामने म्युनिसिपैलिटी की जेटिंग मशीन की गाड़ी लगाई जाती है, और पहले जब वहां बम चलता है, गाड़ी रोकना पड़ता है, और उसके बाद एक गोली चलती है, और गोली ड्राइवर को रगड़ते हुए जिस तरह से ट्रम्प को गोली लगी थी, उसी तरह से गोली चला और गोली लगी उसको। और हम लोगों ने वीडियो दिखाया और हमने कहा कि देखिए, ये लोग हथियार लेकर गोली चला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रियंकू पांडे थे, उनके गाड़ी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो पूरा जब बम चला तो उसने अपना फोन मोबाइल चालू कर दिया और उसने पूरी वीडियोग्राफी की। अब ग्राफी करने के बाद जब हमने पुलिस को दिया तो पुलिस कह रही है कि हाँ, गोली चली है। और यहाँ का विधायक जो टीएमसी का है, जगदल विधानसभा का, और एमपी बोल रहा है कि नहीं, ये 2019 की वीडियो है। तो सोचिए, इस राज्य में ममता बनर्जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और गुंडा और माफियाओं के बल पर सरकार चला रही है। महिला की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, और जो बलात्कारी है उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतर कर अर्जुन सिंह जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। आज के दिन गोली चल जाती है और आपके समर्थक वीडियो भी बना रहे हैं, इसीलिए टीएमसी कह रही है कि ये तो पूरा ड्रामा लग रहा है। अच्छा, तो एक बार ड्रामा है तो पुलिस कमिश्नर क्यों स्वीकार किया कि गोली चली है? आप पुलिस कमिश्नर का बयान देखिए। पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि हाँ, गोली चली है और हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कौन झूठ बोल रहा है? अर्जुन सिंह झूठ बोल रहा है, न टीएमसी झूठ बोल रही है। ये तो साबित करे पुलिस उनकी। अब हो सकता है पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर भी हो सकता है। अच्छा, पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर, ये बताइए, हालत है बंगाल की। कोई क्यों गोली चलाएगा? उससे हासिल क्या हो जाएगा? टीएमसी वाले क्यों गोली चलाएंगे? इसलिए देखिए, गोली चलने का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रियंकू पांडे बहुत ही सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी हैं और पॉलिटिकली भी हैं। उनको बार बार धमकाया जाता है कि क्योंकि वो उनकी पत्नी
टीएमसी से जीती थी और वो बीजेपी ज्वाइन किए थे और उसी समय से उनको मारने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पत्नी आज भी काउंसिलर है। तो ये सारा खेला जो है इसीलिए किया गया है कि उनको डराकर धमकाकर फिर से टीएमसी में लिया जाए। महिमा जी ऐसा माहौल हो गया है, टीएमसी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के समर्थन में बोलते हैं। दिनेश बजाज जी यहाँ हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। पर महिमा जी ये बताइए, किसी राज्य में आपने कभी देखा है कि एक बंद की कॉल हो और वहां पर सरेआम गोली चल रही हो किसी नेता के ऊपर, कैमरे पे गोली चल रही है, बम दागे जा रहे हैं? जय हिंद। जो हो रहा है, जो जघन्यता बंगाल में हुई और देश के और कई कोनों में हुई, वो बिल्कुल असहनीय है और निंदनीय है और बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से वहाँ पर आज बंद की घोषणा भाजपा ने की और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, हम आशा करते थे ऐसा महाराष्ट्र के बदलापुर के लिए भी होना चाहिए था। हम आशा करते थे ऐसा मणिपुर में भी होना चाहिए था। हम आशा करते थे ऐसा अभी 2 महीने पहले जब प्रज्वल रेवन्ना को होम मिनिस्ट्री की सहायता से जर्मनी भगा दिया गया 2000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्यता करने पर, वहाँ पर भी किया जाना चाहिए था। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स किस लिए? हमने तो ऐसा भी कभी नहीं देखा पद्मजा जी। हमने तो ये भी कभी नहीं देखा कि एक प्रधानमंत्री 10 वर्ष में एक बार भी बलात्कार पर नहीं बोलते, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही एक ऐसा राज्य जहां पर वो काबिज होना चाहते हैं सत्ता में, वहां पर एक हादसा हो जाता है तो फिर वो जो है चिट्ठी लिखते हैं संसद के पटल पर। उनके रेल मंत्री खड़े होकर जिस तरह से कहते हैं ना, छोटी छोटी घटनाएं, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित माहौल है देश में। अच्छा। ये विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा प्रायोजित है, नहीं तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन इस देश के अंदर जो एक ऐसा माहौल बन गया है जहां असर होना बंद हो गया है। खिलाड़ी बेटियां जब प्रदर्शन कर रही थी तो इन्होंने राजनीतिकरण का आरोप लगाया। किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी वहां पर मृत्यु हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने और इनके नेताओं ने क्या क्या नहीं बुलाया। आंदोलन जीवी कहा, किसी ने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या। तो इसलिए ऐसे में जब बंगाल के अंदर जाकर के भाजपा को वही चखना पड़ रहा है जो माहौल उन्होंने देश भर में लोगों को दिया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन का राजनीतिक जो माहौल रोहन गुप्ता जी आपने पूरे देश में बनाया, अब उसी का स्वाद आपको चखना पड़ रहा है बंगाल में, ये कह रही है कांग्रेस। बदलापुर में चुप रहते हैं, फर्रुखाबाद में चुप रहते हैं, हाथरस पे चुप रहते हैं, तो अब बंगाल में आपकी भी वही गत होगी। देखिए, 2 चीजें हैं पद्मजा जी। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो 2 कांग्रेस दिख रही है। वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी अलग कुछ कह रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलग कुछ कह रही हैं। तो मुझे लगता है जवाब तो कांग्रेस को देना है। आप इंडी गठबंधन में हैं, या तो आप ममता जी के साथ हैं या ममता जी के खिलाफ हैं। आपके स्थानिक लीडर का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सत्ता की मजबूरी है। आपको कहीं लगता है कि आपकी सत्ता की मजबूरी है इसलिए आपको टीएमसी के साथ में खड़े रहना है? जब आपके स्थानिक लीडर जहां वो जमीन पे है, धरातल पे, वो हर रोज बोल रहे हैं कि यहाँ पे बर्बरता हो रही है, आपको उनको अनसुना करता है, आपको उनकी आवाज ही नहीं सुननी है, तो क्या करें? आज देखिए पद्मा जी, एक चीज समझनी पड़ेगी। आज कोई स्टेट में जब भी ऐसी चीजें होती है, आप कंपैरिजन भले करते रहे, पर यहां पे जो हुआ है आपको समझने की जरूरत है कि ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने बुरी तरह से बचाने का प्रयास किया है, तथ्यों को कुचलने का काम किया है, सत्य को दबाने का काम किया है। डे 1 से जब से ये इंसिडेंट हुआ, पद्मजा जी, किसी भी राज्य की सरकार में ये चीजें हो सकती है, पर सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि संवेदनशीलता से ऐसे इश्यू को हैंडल करें। इन्होंने क्या किया? कुचलने का प्रयास किया। उनके माता पिता को ये कहा गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये कहा गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या करी, फिर 3 घंटे तक उनको उसका बॉडी नहीं दिया गया, पीएम रिपोर्ट ठीक से नहीं किया गया, एफआईआर नहीं की गई। जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी एफआईआर करने की, उसको बदला किया गया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। उसके बाद जो डॉक्टरों ने वहां पे प्रदर्शन किए, उनके ऊपर इनके गुंडों ने पूरा जांच आपकी सीबीआई कर रही है। मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं, मेरी बात। ये हाथरस भूल गए क्या? नहीं, बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो ये कहने की चीज है कि जहां पे भी कुचलने की बात आती है, ममता जी आगे रहती है। और देखिए, इंडी गठबंधन के साथी उनके साथ खड़े। अरे जो भी जिम्मेदार है आप उसके सामने करके दिखाइए और देश की जनता को बताइए कि हमने स्टेप लिए। ये आक्रोश क्यों है पद्मजा जी? बिकॉज जब सरकार अपने कार्य में फेल हो जाती है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है, तो जनता का जो विरोध है वो तो होना ही है।
आप पहले डॉक्टर आपको भाजपा ही लगते थे, स्टूडेंट आपको भाजपा ही लगते हैं। अरे विरोध पक्ष का काम है ना, आप करिए अपना काम। ठीक है, भाजपा को लगता है रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो आक्रोश सड़कों पर आ जाता है। और दिनेश बजाज जी, आज तो खुद मुख्यमंत्री ने मंच से क्या बोला उसको लेकर के सुकांतो मजूमदार ने बकायदा चिट्ठी लिखी है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर बंगाल में आग लगेगी तो उत्तर प्रदेश में आग लगेगी, तो असम में आग लगेगी, तो देश के बाकी हिस्सों में भी आग लगेगी। क्या ये लोगों को भड़काने की कोशिश? एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि आज मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला मंच से। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। दिनेश बजाज जी, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि सुकांतो मजूमदार ने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये पूरे देश में आग लगाने की एक तरीके से धमकी है, और खुद मुख्यमंत्री कह रही है। जिस ढंग से भाजपा बंगाल में आंदोलन का रुख अपनाई है, ये उसका प्रतिवाद उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में आग लगाने की चेष्टा की गई तो इससे आग सब जगह फैलेगी। उनका मतलब ये था। आग का क्या मतलब है? सुकांतो मजूमदार की चिट्ठी में पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने बकायदा एक पन्ने की चिट्ठी लिखी है अमित शाह को। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है अगर बंगाल जला तो फिर असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली भी जलेगा। This isn't the voice of someone holding a constitutional position. It's a voice of an anti-national. भारत के विरुद्ध ये आवाज है। ये भारत के विरुद्ध नहीं है। इसको सुकांत बाबू कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उनका मतलब है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, आप अगर बंगला समझती हैं तो उसे वापस बार बार सुनिए। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में आगजनी होती है या आग लगाई जाती है भाजपा के द्वारा तो इसका सब जगह असर फैलेगा। इसका उनका मतलब ये था। ये नहीं कहा कि आग लगाइए आपने। अच्छा, उकसाया नहीं है, रोहन गुप्ता उकसाने की कोशिश नहीं है। वो बस ये कह रही हैं कि आप सब काबू में रखिए ताकि पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। उकसा नहीं रही है, वो तो आग में पानी डाल रही है। नहीं, बिल्कुल ये धमकी नहीं है तो और क्या है? आप सत्ता में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी में विफल हो गए। अब जब आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी में विफल हो गए तो आप डराने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत चीज है ना। ये आग कौन, यदि आपकी गलती से आग फैली है, जनता का आक्रोश है, आप उसको कुचलने का प्रयास कर रहे हो। जिस बेटी के साथ में ऐसी जघन्य घटना बनती हो, ऐसे स्टेट में सरकार को कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस प्रकार से कर रहे हैं? और आपको लगता है कि आप धमकी देंगे? अरे आपकी सरकार है, आप कुछ करके दिखाइए ना। क्यों आपने कुचलने का प्रयास किया? पहले उसको जवाब दीजिए जनता को। क्यों आपके ऊपर से जनता का कॉन्फिडेंस चला गया? क्यों ममता बनर्जी की सरकार पे जनता का आक्रोश चला गया? क्योंकि आपने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। दिनेश जी, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब आक्रोश होता है तब आप डराने का काम करते हैं। पूरे देश के डॉक्टर निकले, जो भी व्यक्ति पूरे देश में कोई भी पार्टी का हो, जब ये केस के बारे में पढ़ेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती हर चीज में राजनीति लाते हुए? आप कहते हैं कि फांसी की सजा नहीं करेंगे। अरे आपके हाथ में तो आप पकड़ के उसको डालते हैं ना अंदर। क्यों नहीं? आज भी जो फैक्ट्स आ रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं। क्या विरोध पक्ष का अधिकार नहीं है विरोध करने का? इसका मतलब आपको ये दे दिया, राइट दे दिया कि आप गोलियां चलाएंगे लीडरों पे, कुछ भी करेंगे आप? हर्षवर्धन जी, ये डराने की कोशिश है या एक तरीके से एक वार्निंग है कि भाई मामले को भड़काइए मत, बीजेपी को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए? आप हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद राष्ट्रपति ने आज इस पर वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत हो चुका। दिनेश जी, आज राष्ट्रपति कह रही हैं कि मेरे मन में पीड़ा है जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में उसको लेकर के। हर्षवर्धन जी, देखिए पद्मजा जी, मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से लगातार एक आग्रह कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि अगला जो भी सत्र होगा संसद का, उनको एक लाइन का एक प्रस्ताव लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके इस प्रस्ताव का समर्थन सभी दल करेंगे। और वो प्रस्ताव ये होना चाहिए कि जो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356, जो राज्यपाल किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने पर, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर केंद्र सरकार को एक संस्तुति करते हैं और उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के बाद, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद कि एक महिला मुख्यमंत्री तानाशाही अंदाज में आ गई, वो अपने राज्य में लगी आग को बुझाने की बजाय कह रही कि हम देश के हर राज्य में आग लगा देंगे। ये संभव नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को
हर दुष्कर्म के मामले को ठीक कर दे, हर हत्या को, लेकिन अगर वो हुई तो उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से दिख रही? क्या धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है? बिल्कुल करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में विपक्ष नहीं करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। बदलापुर में भी लोग उसी तरह से आक्रोशित हुए थे दूसरी जगह पे। लेकिन क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद किसी रैली का नेतृत्व किया? क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह से एक असंवैधानिक कृत्य करने की कोशिश की? मुझे लगता है अगर किसी महिला मुख्यमंत्री के रहते उस राज्य में हो रहे कुकर्मों से, दुष्कर्मों से देश की राष्ट्रपति को भय लगने लगा हो, वो हतप्रभ हैं, वो आश्चर्यचकित हैं, तो फिर निश्चित तौर पर उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और अगर फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है तो एक लाइन का प्रस्ताव लाएं, मोदी जी कहें कि हम कहीं कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे और इस प्रावधान को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, पर एक तरीके से हर्षवर्धन जी कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि अब राष्ट्रपति की गरिमा को ही कम किया जा रहा है, कि राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल एक राजनीतिक लड़ाई के लिए किया जा रहा है। पहले गवर्नर ने जब बोला कि भाई बंगाल बंद में जिस तरीके का बल प्रयोग हो रहा है वो गलत है, तो यही उनके खिलाफ कहा गया कि भाई आप तो है बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति का भी लोग यही कहेंगे कि आप राजनीतिक वक्तव्य क्यों दे रही हैं? पद्मजा जी, मैं फिर से कह रहा हूं और मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मणिपुर देश पर काला धब्बे की तरह दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ इतना नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जाके वहां कैंप करते हैं, जबकि वो हाईकोर्ट के एक निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति थी। वहां पर बाकायदा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हफ्तों कैंप करते हैं। केंद्र सरकार से ढेर सारे अधिकारियों को वहां भेजा जाता है, गृह मंत्रालय की निगरानी में कैसे उसको ठीक करना वो करते हैं। क्या एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम बगल के पड़ोसी राज्यों में आग लगा देंगे? और जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, उनकी भूमिका ही यही है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। और राज्यपाल के तौर पर क्या किसी को याद नहीं है कि विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2021 में, उसके बाद क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल के लोगों को भागकर असम के धुबरी जाना पड़ा था, क्योंकि अपने गांव में वो रह नहीं सकते थे। वहां दरवाजे पर लाल निशान लगा दिया जाता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी को दोगे तो मार देंगे, खत्म कर दिए जाओगे। मुझे लगता है बंगाल में जो अत्याचार हो रहा था, जो मां और मानुष को माटी में मिला दिया है ममता बनर्जी की सरकार ने, वो चरम पर पहुंच चुका है। वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज नहीं, ये राष्ट्रपति का दायित्व है दिनेश जी कि मंगानी चाहिए और एक्ट करना चाहिए। आज राष्ट्रपति आहत है, कह रही है बहुत हो चुका, हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो उनका दमन हो रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है, ये गलत है। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। नहीं, वो चुप नहीं रह सकती। मणिपुर क्यों भूल रही है महामहिम जी? क्या वहां पे महिलाओं पे कम अत्याचार हुआ है? वहां पे क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया गया? जो लोग राष्ट्रपति शासन के, तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी जो है, राष्ट्रपति भी एक राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं? एकदम निभा रही हैं। आपने राष्ट्रपति को भी राजनीतिक बोल दिया। ऐसा सब उनके लिए इस्तेमाल, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा सब इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो ये एकदम राजनीतिक वक्तव्य है। हाँ, पीड़ा हर व्यक्ति को है। अभी इन्होंने कहा कि ममता जी ने रैली निकाली, क्यों? ममता जी ने वी वांट जस्टिस के नाम पे रैली निकाली। जांच सीबीआई कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए ममता जी ने रैली निकाली कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि वो भी एक महिला है, मुख्यमंत्री है लेकिन महिला भी पहले है, इसलिए उन्होंने पार्टी के बैनर पर रैली निकाली थी। उसमें क्या अपराध कर दिया ममता जी ने? रोहन गुप्ता, 24 घंटे के अंदर रोहन गुप्ता, तो देखिए अब तो टीएमसी के प्रवक्ता ने बोल दिया है कि आपने राष्ट्रपति के पद को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी अपना प्रवक्ता जैसा बना दिया है, वो आपकी भाषा बोल रही हैं। और ममता जी ने तो आज मंच से सॉरी भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो इस बेटी के साथ हुआ, मुझे उसके लिए खेद है, मुझे उसकी पीड़ा है, मुझे उसका दर्द है। आप बंद बुला रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। एकदम सही बोल रहे हैं। और राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की बात करना, देश की बेटी की पीड़ा की बात करना, बंगाल की बेटी की पीड़ा की बात करना राजनीति है। मुझे नहीं लगता है कि एक महिला राष्ट्रपति का अगर ये जो वेदना है उसको प्रकट करना, उससे भी आप राजनीति से जोड़ रहे हैं क्या? टीएमसी के खिलाफ बोलना राजनीति हो गई? नहीं, देश की बेटी के, बंगाल की बेटी के साथ खड़ा रहना राजनीति हो गई? आप धमकी दे सकते हैं, आप स्टेज से धमकी दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आप पूरे देश में फैलेगी, आप गोलियां चला सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति ने कह दिया तो राजनीति हो गई। अधिकार है, वो भी देश की बेटी है।
अगर एक दूसरी बेटी के साथ में कुछ होगा और देश की सबसे बड़ी पद पे बैठी हुई बेटी की वेदना नहीं होगी, इसमें कौन सी राजनीति होगी? मैं अभी भी वापस बोल रहा हूं, मैं हतप्रभ, पूरा देश ये चीज देख रहा है कि जिस प्रकार से आवाज को कुचलने की प्रयास कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से देश की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये एक ऐसी शर्म तो आपको आनी चाहिए। पूरी तरह से पहली बात तो आप विफल हो गए, और दूसरी बात विफल होने के बाद में आप लोगों ने पूरी तरह से सच पे जो है सच को कुचलने का प्रयास किया। दिनेश चलिए, आप हर किसी को प्रवक्ता बोलिए, आप गवर्नर पे टिप्पणी कीजिए, आपने अपने राष्ट्रपति को भी बोल दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है, पर आप ये तो बता दीजिए कि जहां आपकी पुलिस है वहां पर किसी के ऊपर गोली चल जाती है, भाटपाड़ा में बॉम्ब फेंका जाता है, आसनसोल में पीटा जाता है, कहीं और पत्थरबाजी होती है, इसकी तो जिम्मेदारी आप लेंगे या हमेशा बस मणिपुरी याद दिलाते रहेंगे? नहीं, यदि आप लोग बम गोली चलती रहती है बड़ी दोपहर में, संपत्ति सरकारी का अगर उसको नाश करने के उतरेगी, नष्ट करने के उतरेंगी, आप गोली चला देंगे, मुकाबला करना पड़ेगा। अरे सर, प्रियंका पांडे कौन सी संपत्ति को क्या कहानी कर रहे थे? वो तो अपनी गाड़ी में जा रहे थे जब उनके ऊपर गोली मारी गई है। मैं उसके पर्टिकुलर भाटपाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी अपने आसनसोल मैं पर्टिकुलर उसी की बात कर रही हूँ, बसों को वगैरह सबको रोकने की मैं पर्टिकुलर उसी की बात कर रही हूँ कि सर कभी तो आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे। कोई आप पर कोई आलोचना करेगा, आप कहेंगे कि वो फलां की प्रवक्ता है, वो फलां की भाषा बोल रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। नहीं, भाटपाड़ा में जो घटना घटी है, क्या वो पुलिस ने गोली चलाई है? सामाजिक विरोध असामाजिक व्यक्ति ने चलाई होगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। भले ही आप सीबीआई को ले उसकी जांच पड़ताल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं सब चीज के लिए। अरे सर, असामाजिक तत्व तो है, उन्होंने चलाया होगा, पर पुलिस तो आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए थी ना। एक सेकंड पद्मजा जी, अभी जो मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उनका नाम मुझे मालूम है, मेरे स्क्रीन पे ब्लैकआउट है, पूरा कुछ नहीं आ रहा है। रोहन गुप्ता है वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, इन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी का दर्द, भारत की वो भी एक बेटी है, महामहिम राष्ट्रपति जी, तो क्या मणिपुर की बेटी भारत की बेटी नहीं है? सर, क्या उनका दर्द महामहिम जी को नहीं है? आप आसनसोल पे चुप रहेंगे, आप नंदीग्राम पे चुप रहेंगे, आप भाटपाड़ा पे चुप रहेंगे, आप हर चीज का जवाब मणिपुर की बेटी का क्या, मुजफ्फरनगर की बेटी का क्या नहीं हो सकता है। महिमा जी, आप बताइए कि अगर राष्ट्रपति भी आज इस हद तक चीजें खराब हो गई है कि उनको आकर के बोलना पड़ रहा है कि मैं बेहद आहत हूं, मैं बेहद पीड़ित हूं, तो कुछ तो गलत हो रहा होगा वहां पर। कांग्रेस एक स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है इसको लेकर के? पद्मजा जी, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो इसलिए ये जो आग लगाई है, आसनसोल का आपने नाम लिया तो मुझे पवन सिंह की याद आ गई, जिनको भाजपा ने टिकट दिया था, आपको भी याद होगा, और फिर किस तरह से अपनी साख बचाने के लिए पवन सिंह से नाम वापस दिलवाना पड़ा था। कैसी मानसिकता के व्यक्ति हैं वो और किस तरह के गाने और फिल्में बनाते हैं वो तो सबने देख लिया। तो इसलिए भाजपा की मानसिकता तो किसी से छुपी नहीं है। थोड़ी देर पहले राजनीतिकरण की बात होते हुए जब ये बात आई कि बेटी को मिलने नहीं दिया गया, आनन फानन में क्या हुआ, तब हाथरस की याद आई मुझे कि हाथरस के अंदर किस प्रकार से पुलिस ने दाह संस्कार कर दिया था बच्ची का। एक दलित बच्ची थी, इसलिए आवाज भी ढंग से नहीं उठाई गई और हमारे नेताओं को उत्तर प्रदेश जाने से रोक तक दिया गया की थी। नहीं पद्मजा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वहां भी माता पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी को जल्दबाजी में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। 3 शव पड़े थे, हमारी बेटी का पहले संस्कार कर दिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं पद्मजा। आपको मैंने शुरुआत में कहा जघन्यता, अन्याय जहां पर भी है गलत है और हम उसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह एक महिला कोच के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तब राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं अखरता है। जब देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहां महिला खिलाड़ियों के साथ जघन्यता होती है और उनके अपराधी बृजभूषण शरण सिंह के साथ भाजपा खड़ी रहती है और आज तो खिलाड़ियों के ऊपर से सुरक्षा भी हटा दी गई है, तब हमें हमारी राष्ट्रपति को खेद नहीं होता। मणिपुर के समय तो मुझे याद है कि मैरी कॉम ने चिट्ठी लिख करके कहा था
कि राष्ट्रपति महोदया इस बात का संज्ञान लीजिए, आप तो एक आदिवासी समुदाय से भी आती हैं और महिला भी हैं, लेकिन मैरी कॉम की चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया था। तो ये किस तरह की संवेदनशीलता है पद्मजा? एक बेटी होने के नाते आपको और मुझे दोनों का ये सवाल उठाना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि मेघालय के अंदर बर्नार्ड मराक जो भाजपा के अपने उपाध्यक्ष थे, एक सेक्स रैकेट चला रहे थे। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उस रिजॉर्ट को जलाकर के गिरा दिया गया, राख कर दिया गया, सारे जितने 10 साल से कह रहे हैं, सब गिना दिए। पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी, इसलिए क्या आपको लगता है कि आरजी कर में जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर के ममता सरकार फेल हुई है? जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिस तरीके से लोगों को पीटा गया, जिस तरीके से रिएक्ट किया गया, उसमें कुछ फेल हुई है सरकार? इस पे तो आप स्टैंड ले सकती है ना कि फेल हुई है, हाँ या ना? मैं अपनी बात जो कह रही थी, मैं आपकी बात के ऊपर एक शब्द का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी बात पूरी कर दूं जो मैं कह रही थी। आपने सवाल पूछा तो कि हम तो ये बात पिछले 10 साल से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को याद दिला रहे हैं कि इस देश के अंदर उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2013 में जब निर्भया ने देश को हिला दिया था, जिन्होंने देश को संबोधित किया। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं, निर्भया में भी इंडिया गेट पे लोगों को राजनीति करने की बात आई, मारा गया था। पर ठीक है, आप इस पे हाँ या ना का स्टैंड नहीं लेंगी। रोहन गुप्ता, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को संबोधित किया। रोहन गुप्ता, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ लूं। महिमा जी ने जो बोला कि जब आग लगेगी तो सबके घर आएंगे उस जद में, तो यही हो रहा है। भाजपा ने जो आग लगाई अब उनका भी घर जद में आ रहा है। हर्षवर्धन जी। नहीं पद्मजा, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की संवेदनहीन राहत इंदौरी जैसे शेर कहना, ये क्या है? ये कोई आग लगने का मसला है? किसी महिला की क्या असंवेदनशीलता है इसमें? कोई आग लग, क्या असंवेदनशीलता है? शर्म नहीं आती? क्या असंवेदनशीलता है? गलत बात। शर्म आपको आनी चाहिए। आप ऐसे ऐसे मुद्दे पर, महिलाओं की अस्मिता पर भाजपा राजनीति करती है। भाजपा सड़कों पर बंगाल में उतर आई, लेकिन मणिपुर नहीं नजर आया। मेघालय में अपने ही उपाध्यक्ष, जहां पर रेप भाजपा क्यों है? जहां पर रेप वहां भाजपा क्यों है? चाहे वो बदलापुर हो, चाहे वो मणिपुर हो, कहीं भी कोई एक शेर फेल दो, काम चला दो। इतनी कवियों को भी असंवेदनशील कहेंगे, कवियों को भी असंवेदनशील कहेंगे। इसीलिए लोगों को अब राजनीति पे एक तरीके से भरोसा भी नहीं रह गया है। लोगों को नहीं लगता कि किसी भी मुद्दे पर कोई भी नेता एक स्वर में बोलेगा। रोहन गुप्ता, आप ही पे ही आ रही हूँ। कल जो है आपके जितने कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर इल्जाम हुआ कि आपने छात्र परिषद की आड़ में अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा, कई पुलिस वाले पिटे, और एक पुलिस वाला जो कि सार्जेंट है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, उनका नाम भी बता देती हूं, देवशीष चक्रवर्ती उनका नाम है। ये उनकी तस्वीर देखिए, और आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपके कार्यकर्ताओं ने छात्रों के पीछे छुप करके इतना पीटा कि उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है। रोहन गुप्ता, तो अब ममता सरकार कह रही है कि हाँ, हमारी पुलिस ने भी बल प्रयोग इसलिए किया क्योंकि आप उनको पीट रहे थे। पद्मजा जी, देखिए, जो भी सरकार होती है किसी भी राज्य में, उसकी जिम्मेदारी है उस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी है उसकी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। आपको लगता है कि इसके पीछे भाजपा के कार्यकर्ता, तो लाइए ना, आप आक्षेप क्यों कर रहे हैं? सामने लेके आइए, जिसने भी गलत किया वो गलत है। मैं किसी भी कोई गलत चीज के साथ में नहीं हूं, पर यहाँ पे मुद्दा समझिए। यहाँ पे दो विपक्ष दिख रहा है। एक विपक्ष जो कांग्रेस है वो दिल्ली से बोल रहा है, एक विपक्ष कांग्रेस है जो अधीर रंजन चौधरी के रूप में बंगाल से बोल रहा है। तो मतलब एक सत्ता में कांग्रेस बैठी है और एक विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। आपने कभी देखा है प्रवक्ता के मुंह से ये नहीं निकला कि ममता जी ने कुछ गलत किया? अरे आपने कहा विरोध, तो आप कम से कम एक छोटा विरोध प्रदर्शन तो करके दिखाइए बंगाल में। आप भी तो विपक्ष में है, वहां की बंगाल की बेटी, हम सबकी बेटी है, एक तो प्रदर्शन करके दिखाइए। ये दोहरा मापदंड क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी है, वो नाराज हो जाएगी? आपके लिए आपका नेता महत्वपूर्ण नहीं है जो राज्य में संभालता है जिम्मेदारी? आपको आप दोहरे मापदंड आप कर ही नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात पद्मजा जी, मैं सिर्फ इतनी कहना चीज चाहूंगा, अगर सरकार ने, कोई भी सरकार होती है, अगर ऐसे संवेदनशील इश्यू पर अगर वो पूरी तरह से सहजता से एक्शन लेती तो जनता का गुस्सा नहीं फूटता। पहले जिस दिन, दूसरे दिन डॉक्टरों ने रैली निकाली शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर भी टीएमसी के गुंडों ने जाके अत्याचार किया।
तब कहां पे आ गए भाजपा? उसके बाद में स्टूडेंट्स ने निकाला, पूरे देश में इनके खिलाफ रैलियां निकली, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। और अगर आप कहते हैं कि पुलिस को अरे आप पकड़िए ना जो जिम्मेदार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष का विरोध का अधिकार नहीं है। जितना स्टूडेंट का अधिकार है, जितना महिलाओं का है, डॉक्टरों का है, विपक्ष का भी अधिकार है। जो भी जिम्मेदार है आप उसको सामने लेके आइए। इसका मतलब आप विरोध का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। इसका मतलब आपको किसी ने गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया है। आप भाजपा नेता के ऊपर गोली चलाएंगे, पूरे देश में आग फैलने की धमकी देंगे, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागेंगे, तो देश की जनता, बंगाल की जनता आपको कैसे माफ कर? महिमा सिंह, कल पूरे दिन कांग्रेस ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। अब जबकि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट करके कहा, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो भगवा गमछा पहने हुए हैं दो लोग, उनकी एक तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने कहा, प्रदर्शन का दमन बिल्कुल गलत है, पुलिस पर ईंटा पत्थर फेंक कर खूनो खच्चर कर देना भी उतना ही गलत है। पुलिस पर ईंटा पत्थर फेंक कर, और जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये दो लोगों की तस्वीर ट्वीट की है, और इसके बयान, इसके बिना पर वो कह रही हैं कि भाई ये भगवा गमछा वाले लोग यहां पर क्यों आ रहे हैं। तो आप बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक है, जिनके ऊपर इल्जाम है तृणमूल पे, उन पे आप कह रही हैं हाँ ये भी गलत है, बट ये ज्यादा गलत है। पद्मजा, पहली बात तो अभी बदलापुर के अंदर 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उसी दौरान 10-12 अगस्त के बीच में दुष्कर्म हुआ, और बदलापुर के अंदर इस बात को लेकर रोष है, रेल रोकी गई। लेकिन वहां पर बदलापुर के मेयर वामन म्हात्रे एक महिला पत्रकार को क्या कहते हैं कि तुम तो ऐसे खबर कर रही हो जैसे तुम्हारा ही बलात्कार हो गया हो। उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो हर आपको पता है महिमा जी, इसीलिए बार-बार मैं आपको होना चाहिए था, पर मैं आपको याद दिलाती हूं, इसलिए हमने ये कहा। महिमा जी, आपको याद रहा कि वहां पर एक नेता ने क्या कहा शिवसेना के, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, एक्शन होना भी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ के एक मंत्री हैं बंगाल के, उदयन गुहा, जिन्होंने मजाक उड़ाते हुए पहले कहा कि औरतें अगर रात को बाहर जाएंगी मार्च करने के लिए तो वापस आकर के ये मत कहना कि रात को मेरे पति ने शराब पीकर मेरे साथ पिटाई की। फिर उन्होंने कहा कोई उंगली ममता बनर्जी पे उठेगी तो हम उंगली को काट देंगे। आप बदलापुर की निंदा कीजिए, बेशक कीजिए, सड़कों पर निकलिए, इस्तीफा मांगिए एकनाथ शिंदे का, पर कभी तो बंगाल पे बोलिए। मैं आपसे 10 सवाल बंगाल पे पूछ चुकी हूं, आप वापस बदलापुर पे पहुंच जाती हैं। मैंने आप बंगाल पे स्टैंड तो लीजिए मैम। देखिए, देश के 2 कोनों में एक समय पर देश के काश आप बदलापुर पर भी एक डिबेट कर रही हैं, बदलापुर पे अलग-अलग स्टैंड, काश आप होती उस पे। बदलापुर पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी। नहीं, हमने बदलापुर पे की है डिबेट, रोज चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा और उसी बात को दोहराती हूं पद्मजा में कि अन्याय, हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध जहां पर भी है, गलत बोला जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बर्दाश्त के मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछूंगी जो मैंने बीच में कोशिश की। जहां पर जिस तरीके से इस पूरे केस में रवैया रहा है बंगाल सरकार का, ममता सरकार का, क्या वहां पर वो फेल हुई है, हाँ या ना? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बदलापुर में क्या सरकार की गलती थी, आप सोचेंगी नहीं, आप ये नहीं कहेंगी कि फला में भी हुआ था, मणिपुर में, आप कहेंगी हाँ गलती थी सरकार की, उनको भूल सुधार करना चाहिए। क्या आप वही स्टैंड बंगाल में ले सकती हैं? मैंने तो आपको एक वाक्य में आपकी सारी बातों के जवाब दे दिए कि अन्याय, हिंसा, गलत तौर तरीके, अपराध जहां पर भी है, किसी के प्रति एक शब्द नहीं निकल वो गलत है, और उसकी कड़े स्वर में हम निंदा करते हैं, बिल्कुल कड़े स्वर में निंदा करते हैं। अगर किसी का विवेक नहीं है ये बात समझ पाने का, तो फिर बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन आप बदलापुर के ऊपर जो चर्चा करें उसमें जरूर भाजपा सरकार से भी ये पूछिएगा कि क्या ये गलत है। हम तो कह देंगे कि जो गलत है वो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री पिछले वर्षों में आपको याद आएंगे जिन्होंने देश का संबोधन किया, अपनी सरकार होते हुए देश का संबोधन किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनको 10 वर्ष हो गए और तीसरी टर्म में अब आ गए हैं, लेकिन देश का संबोधन अपने मन की बात के तौर पर करते हैं, लेकिन एक प्रेस वार्ता नहीं कर सकते। ले देखिए हर्षवर्धन जी, संबोधित नहीं कर सकते, इसीलिए देश के लोगों के साथ असल मसलों पर बात नहीं कर। आज भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर अगर आवाज उठाओगे तो पूरे देश में आग लगेगी। उन्होंने उल्टा कह दिया कि भाई मैं तो एक बिल लाने वाली हूं, 10 दिन में मैं रेपिस्ट को, जो भी आरोपी है, जो भी कन्विक्टेड है, उसको हम फांसी देने का कानून लाने वाले हैं। क्योंकि उनको पता है कि चाहे जो भी हो जाए, संदेश खाली को लेकर के इतना रोष था, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ी और एक तरीके से कुछ और पार्टियों से उनको कवर फायर भी मिलता है। तो एक कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ गुस्सा होगा,
पर इससे कुछ खास उनका बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जनता के चुने हुए शासक, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि वो अपनी जवाबदेही को पूरी तरह से किनारे रख देते हैं। अब आप सोचिए, ये तो एक ऐसा अवसर था, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो लोग चुनाव के पहले गठजोड़ बनाते हैं, जो लोग चुनाव के बीच में गठजोड़ टूटता रहता है फिर भी कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ने के लिए एक हैं, वहां तक तो ठीक था, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देश की राजनीति में हर राजनीतिक दल को अधिकार है, और भाजपा अगर सत्ता में है तो उसी से सब लड़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता जी सत्ता में है, कांग्रेसियों की गति कर दी है उन्होंने, कम्युनिस्टों की गति कर दी है उन्होंने। अपने ही कार्यकर्ता की हत्या होते, मार खाते युवक कांग्रेस का कार्यालय जला दिया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश को बार बार सुननी चाहिए। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? सिर्फ इसलिए कि उनको सत्ता 10 साल नहीं मिली, 5 साल और सत्ता का इंतजाम नहीं हो पाया, 15 साल तक देश की जनता ने उनको किनारे क्या रखा? एक दुष्कर्मी, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है और वहां कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। एक महिला मुख्यमंत्री वो कह रही है कि देश के दूसरे राज्यों में आग लगेगी और कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर कोई दूसरा भाजपा का मुख्यमंत्री कह रहा हो उसके खिलाफ भी आप निकलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसे अवसरों पर आप सिर्फ राजनीतिक गुणागणित देखते हैं, तब देश को पीड़ा होती है। और यकीन मानिए, लोकतंत्र में सीटें घटना बढ़ना ये तो लगा रहता है, लेकिन जनता का विश्वास टूटता है तो बड़ी मुश्किल होती है, और वो जो टूटता है ना तो उसकी चुभन लंबे समय तक रहती है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हर चीज में राजनीति हो, पर कुछ ऐसे मुद्दे कम से कम हमारे देश के लिए अभी भी हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की जो इज्जत है, वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति से ऊपर उठ करके भी हमारी जनता अभी सोचती है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी अगली डिबेट की ओर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कुछ घंटों पहले ध्वस्त हो गई। 8 महीने पहले ही ये मूर्ति बनी थी, पर अचानक से जब ये भरभरा के गिरी तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पिछले साल 4 दिसंबर को लगी थी, जो 26 अगस्त 2024 को ढह गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिससे ये प्रतिमा गिर गई। सीएम ने कहा कि नेवी ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लिया था। वहीं महाविकास अघाड़ी ने इसे शिवद्रोही करार दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज सिंधुदुर्ग में इसके खिलाफ एमवीए ने मार्च भी निकाला। साथ ही एमवीए ने यह भी ऐलान कर दिया है कि शिवाजी की प्रतिमा के पास 1 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और यह प्रदर्शन पूरे राज्य में 1 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। आज मालवण मार्च के दौरान ही राजकोट किले पर एमवीए और बीजेपी के नेता आमने सामने भी आ गए। अब सवाल ये उठते हैं कि महाराज शिवाजी पर इतनी सियासत क्यों है? इसके पीछे मराठा वोट बैंक की राजनीति है। मराठा मतदाता को राजनीतिक दल साधने की कवायद में लगे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा मतदाताओं की संख्या 33% के करीब है। यही वजह रही है कि आज से ही नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय से शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति गरमाई रहती है। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने शिवाजी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो 2014 में बीजेपी ने भी शिवाजी का नाम लिया। 1960 से शिवसेना की सियासत के केंद्र में ही शिवाजी महाराज रहे हैं। अब जबकि चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने उठा लिया है, शिवाजी की मूर्ति का अपमान बताया है इसको, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है। तो अगर ये पाप है तो क्या वोटर का श्राप शिवसेना और भाजपा को झेलना पड़ेगा? प्रयास का सवाल नहीं है, लेकिन जो कानून सबके लिए समान होना चाहिए। मोदी जी ने तो कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या महाराष्ट्र नेशन के बाहर है? जो काम जिस तरीके से बीजेपी वहां सड़क पर उतर कर आई है, और हमारे यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है फडणवीस, वो कहते हैं कि उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं, बंगाल का क्यों नहीं? अरे भाई, आप तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है,
हम बंगाल में रहने वाले नहीं है, महाराष्ट्र में है, तो बंगाल में बंगाल की सरकार सक्षम है, और वहां जिस तरीके से वो अब पुलिस पर हमला कर रहे हैं वैसे तो हमने नहीं किया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा। अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो? तुम कमीशन खोर हो। आज महाराष्ट्र में तुमने रास्ते के लिए जितने पैसे खर्चे करे, महाराष्ट्र में चलने के लिए रास्ते नहीं है, गड्ढे के रास्ते बन गए, लोग कोर्ट में जा रहे हैं इनके विरोध में। लेकिन ये कमीशन खोर सरकार को महाराष्ट्र के कब अकल आएंगी? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राकेश शेट्टी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन सिन्हा, भारी नुकसान होगा? देखिए पद्मजा जी, इस पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत स्पष्ट बयान दिया है। 8 महीने पहले ये बनाई गई थी, ये नेवी के द्वारा बनाई गई थी। कुछ हो सकता है कि आकलन में खामियां रही हो जिसकी वजह से वहाँ तीव्र वायु की वजह से ये गिरा, लेकिन बहुत जल्द हम इससे बड़ी प्रतिमा बनाएंगे महाराजी छत्रपति शिवाजी महाराज का। इस पर ओछी राजनीति का कोई जगह नहीं है, विशेष तौर पर उन पार्टियों के द्वारा जिन्होंने शिवाजी महाराज के आदर्शों को हमेशा त्यागा है। आज से 2.5 साल पहले असादुद्दीन ओवैसी छत्रपति शिवाजी ये औरंगजेब के मजहब मकबरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने फूल माल्यार्पण किया था। तब ये अगाड़ी कहाँ पे थी? मेरे ख्याल से ये अवसरवादी राजनीति उन्हें त्यागना चाहिए, और जो लोग तब छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े थे, आज उनको जो है आज क्रोकोडाइल और जो मगरमच्छी आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं है। तुहिन सिन्हा जी, आपने अवसर दिया है तो अवसरवादी राजनीति तो करेंगे ना वो। अब आप ये सोचिए कि चुनाव के ठीक पहले एक ऐसे राज्य में जहां 33% मराठा वोट है, अगर हम वोट को ना भी देखें, सोचिए आज हर किसी शख्स के फोन के व्हाट्सएप पे वो तस्वीर होगी जहां पे एक खंडित मूर्ति पड़ी है, एक प्रतिमा पड़ी है जो पूरी तरीके से टूट चुकी है, विक्षिप्त हो चुकी है, शिवाजी महाराज की। देखिए वो आदमी क्या सोचे? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, 8 महीने बीते हैं, 8 महीने। लेकिन जो झूठ ये लोग फैला रहे हैं, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ था, तो सबसे पहला झूठ तो यही पकड़ा गया ना इनका। तो इसमें झूठ क्या है? ये राज्य सरकार और नेवी ने मिलकर के किया है ना? नेवी द्वारा उसमें बनाया गया था, तो सबसे पहले तो आप राज्य सरकार को इसका दोषारोपण राज्य सरकार पर करना छोड़िए। जो हुआ है बहुत दुखद हुआ, और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नेवी की मदद से हम वहां उससे कहीं बड़ी प्रतिमा बनाएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज देखिए राजनीति का विषय नहीं है। हमने बनवाया था ना ये प्रतिमा, टूटा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका प्रायश्चित करेंगे, हम इसका जो है इससे बेहतर बना के देंगे। सर, बेहतर बना देना उस तस्वीर को तो लोगों के जहन से नहीं हटाएगा। ये जो तस्वीर है जो इस वक्त टीवी पे लोग देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि कोई भी वोटर भूल पाएगा? आनंद शेट्टी, राकेश शेट्टी माफ कीजिएगा, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि आप सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं, हम इससे भी बड़ी प्रतिमा 100 फुट की प्रतिमा बना देंगे, ये सिर्फ 35 की। जोशी जी, शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आना चाहिए। ये बात कर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की। खुद नरेंद्र मोदी जी इतनी बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति बनाने के वादा किया था अरब सागर में। आपको याद होगा कि वो खुद आके भूमि पूजन किया था समुद्र में। आज 5 साल फडणवीस जी के हो गए, 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी के हुए, किधर है मूर्ति? हर बार महाराष्ट्र के लोगों को चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये उदाहरण है कि ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। हम लोग महाराष्ट्र में आज बच्चा ये कहता है कि ये जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदेगढ़ की जो सरकार है, ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है, और ये शिवाजी महाराज के पुतले पे भी कमीशन खाएंगे लोग। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो कह रहे हैं हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो समुद्र से हवा आ रही है उसकी वजह से नट बोल्ट ढीले हो गए। वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं। शिवाजी महाराज जी का जो किला है वो पिछले 300 साल से जगह पे खड़ा है, और अगर 45 किलोमीटर से अगर हवा गिर रही है, आ रही है, तो वहां पे नारियल के झाड़ है, वो क्यों नहीं उखड़ गए? वहां पे घर है, वो क्यों उखड़ नहीं गए? सरासर झूठ बोल रहे
नाकामी सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है। तो इनसे ना खोखा सरकार का बार बार इल्जाम लगता है आप पे। नहीं, ये तो एक्सटॉर्शन की सरकार थी, ये तो फिरौती की सरकार चला रही थी। मैं वही कह रहा हूँ, खोखा सरकार है। देखिए, जो लोग फिरौती की सरकार चला रहे थे, अगाड़ी सरकार शिवाजी को धोखा दे रहे हैं, फालतू आरोप लगा रहे हैं ना। इनके समय में निर्माण ही नहीं होता था ऐसी चीजों, ऐसी प्रतिमाओं का। ये लोग फिरौती की सरकार चला रहे थे, जिसकी वजह से अनिल देशमुख जो सरगना थे, कितने समय तक वो जेल में थे। तो ये लोग दूसरे पर आरोप लगाए, इनको शोभा नहीं देता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो पार्टी, जिस पार्टी के कार्यकाल में यदि असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और औरंगजेब के मकबरे में माल्यार्पण करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक और घिनौनी बात क्या करती है? उसके बाद ये लोग शिवाजी महाराज की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। हर्षवर्धन जी, ये बताइए, एक कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वैसे ही जो शिवसेना युवाटा है वो कह रही थी कि देखिए, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा करके मराठी मानूस के साथ धोखा किया गया है। ऊपर से क्या होता है कि ऐन मौके पर जैसे ही चुनाव की तारीखें आती हैं या आने वाली होती हैं, वैसे ही ये घटना हो जाती है। क्या सच में ये मौका परस्त राजनीति है या इसका कुछ असर पड़ेगा, इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए पद्मजा जी, इसका नुकसान होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है। अभी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि प्रतिमा टूटने से, गिरने से नुकसान होगा या नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज देश के हर व्यक्ति के आदर्श हैं, हर हिंदू के आदर्श। और हर हिंदू का आदर्श कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रतिमा टूटने पर वो आदर्श टूट जाए। लेकिन ये जो हुआ है, ये बेहद शर्मसार करने वाला। और उसके बाद जो पूरी जो कहें कि सरकार है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो और शर्मसार करने वाली है। ये कोई बोली थोड़ी ना लग रही है कि अच्छा चलो ठीक है, 10 रुपए में नहीं, 11 रुपए में, 35 फीट नहीं 100 फीट बना देंगे। अरे शर्म करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए इस सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमसे गलती हो गई, ये जो भी हुआ गलत हुआ। और जो लोग कह रहे हैं नट बोल्ट घिस गया है, ये सब जानते हैं कि समंदर के किनारे जहां भी है, वहां से जो हवाएं आती हैं उनमें नमक होता है, खारापन होता है। अगर कोई लोहे की चीज होगी तो उसके गलने, उसमें जंग लगने की आशंका होती। क्या व्यवस्था की थी उसके? ये इतना शर्मनाक घटनाक्रम और उस पर शर्मनाक बचाव। मैं दीपक केसकर हैं, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। दीपक केसकर, उन्होंने भी यही बात कही कि 35 की जगह 100 फुट बना देंगे। अरे भाई, 35 फुट की प्रतिमा बचा नहीं पाए और इसका लोकार्पण किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर भारत के प्रधानमंत्री की अनावृत की गई प्रतिमा को आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और इस पर शर्मसार होने की बजाय, इस पर अपनी गलती मांगने की बजाय, इससे क्षमा मांगने की बजाय आप बहाने बना रहे हैं। तो इनसे बहाने कौन बना रहा है? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए विपक्षी जो पार्टी हुआ बहुत दुखद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास वो विकल्प है कि वो जब सरकार को चाहे क्रिटिसाइज कर सके। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं गलती मान रहा हूं सरकार की, पर सरकार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस और ये जो हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने हमेशा उनके आदर्शों को त्यागा है, आज अचानक से कूदकर उस पर ना कूदते, राजनीति ना करें। पर आपने मौका दिया है ना। देखिए तुहिन सिन्हा जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनती है तो उम्मीद ये की जाती है, और खास तौर पर जब खुद प्रधानमंत्री उसका अनावरण करते हैं, तो आपको उस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसको जा रहा है, क्या वो ठीक से बन रही है कि नहीं, उसकी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। अब आप ये नहीं कहते अरे हमारी विपक्षी पार्टी राजनीति, उनका काम है राजनीति करना, आप नहीं करेंगे? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। तो क्यों हुआ तुहिन जी, क्यों हुआ ऐसा? ये अब आपको 1-2 दिन बाद जो है सारे डिटेल में उत्तर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो वक्तव्य डिप्टी सीएम ने दिया है, वो जानकारी मेरे पास प्राप्त है, जो मैंने जिसको आपको शुरू में ही कहा। एक बार अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि क्यों इतनी आक्रामक हो रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस पूरे मुद्दे को लेकर के। शिवाजी महाराज आराध्य हैं, सिर्फ मराठी मानूस के नहीं, महाराष्ट्र के सारे लोगों के लिए, पर खास तौर पर जो मराठा हैं उस राज्य में। आपको एक बार समझा देते हैं कि कैसे मराठा वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14% और कांग्रेस के साथियों को 25% मराठा वोट पड़ा था। ये देखिए किस तरीके से किसको मराठा वोट गया था। कांग्रेस को मिला 14%, कांग्रेस के साथी दलों को मिला था 25% और भारतीय जनता पार्टी को 27%, भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों को
19%। अब उम्मीद यही है, आनंद दुबे जी, इसको कहते हैं ना कि आपको तो एकदम थाल पर रख करके मौका मिला है। कहाँ उद्धव जी 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि मैं वक्फ की किसी जमीन को उंगली भी नहीं लगाने दूंगा, अब आप मराठी मानूस के एकदम पैरोकार बन गए, वक्फ लेकर के मराठी मानूस। पद्मजा जी नमस्ते। नमस्ते। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा या मूर्ति हमारे लिए केवल मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, हमारे लिए एक आदर्श है, सम्मान है। अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे, अंतिम सांसों तक करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठाओं के लिए आदर्श नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लिए आदर्श है। वो हमारे एक महापुरुष है, आराध्य हैं। अगर उनके पुतले निर्माण में 1 साल भी न बीता हो और पीडब्ल्यूडी के खाते में एक बड़ा भ्रष्टाचार दिखकर सामने आता हो और जो ठेकेदारों ने ये पुतले का निर्माण किया है वो ठाणे जिले के ही रहने वाले हों और उनकी सरकार से नजदीकियां बताई जा रही हों, तो हम सवाल भी न उठाएं? आप बार बार हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे और हम आपको आईना भी न दिखाएं? हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी जब सिंधुदुर्ग जाकर उस जगह का दौरा करते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो वहां के लोकल सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, वो हाथापाई पर उतर आ रहे हैं, अभद्र अभद्र गालियां देकर हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की उदासीनता कहां चली गई? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 45 घंटे प्रति रफ्तार से हवा बहती है। तो पूरे भारत में बहुत सारे समुद्री तट ऐसे हैं कि जहां पर बहुत सारी हवाएं बहती हैं, वहां बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं, बहुत सारे गेट ऑफ इंडिया जैसे स्टैचू लगे हैं, वो तो नहीं गिरते। नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इतनी विशाल मूर्ति लगी है, वो तो हवा के जोर से नहीं गिर रही है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का ही अपमान क्यों? और इनके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, वो बयानबाजी कर रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो सकता है कोई बड़ी विपदा आने वाली थी तो महाराज जी की मूर्ति ही गिर गई और विपदा टल गई। अरे शर्म आनी चाहिए यार, आप कैसी राजनीति कर रहे हो? कैसा सुजलम सुफलम महाराष्ट्र हमको देना चाहते हो? आपको सत्ता में क्या इसी दिनों के लिए लाया गया है? तो इनसे आप हमारे देखिए, ये पूरे राज्य के लिए एक त्रासदी है। जिस मंत्री का ये के बयान को ये कोट कर रहे हैं, उस मंत्री के बयान को मैं विरोध कर रहा हूँ। इसमें बैठ के जस्टिफाई करें, ये पूरे राज्य के लिए एक त्रासदी है और इस त्रासदी की नैतिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो राज्य की सरकार है उस पर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 13 करोड़ महाराष्ट्र से और 140 करोड़ भारत के देशवासियों से आपको नतमस्तक होना चाहिए कि हाँ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, हमसे कमी रह गई, ये कमी को दुरुस्त करने के लिए आजीवन माफी मांगते रहेंगे तो भी कम नहीं रहेगा। ये सब चीजें न करके और आप गंदी राजनीति करते हैं। तो इनसे तो गंदी राजनीति कौन कर रहा है? गंदी राजनीति नहीं दिखा सकते तो कोई बात महारत है इन लोगों को, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज पूरा महाराष्ट्र जो है वो शोकाकुल है, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इस शोक की घड़ी में मैं आशान्वित करता हूं कि एक निष्पक्ष जांच भी होगी इस पूरे कांड में। ये जो गिरा है इमारत उस पर, और भविष्य में ऐसा कभी ना हो उस पर भी होगा। अब ये अपनी गंदी राजनीति चाहे तो बाकी अगले 5 मिनट कर सकते हैं। हम सब लगे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वहां जाकर अब अपनी बात कहना शुरू की है। हमारे नेता वहां दौरा कर रहे हैं। सरकार को झुकना होगा, सरकार को माफी मांगनी होगी, मुख्यमंत्री को बैकफुट पर आना होगा और जो दोषी ठेकेदार है उनको जेलों में भेजना होगा। राकेश शेट्टी, आपको करना होगा, इस बार आप नहीं बच सकते। बदलापुर की घटना भी राकेश शेट्टी कम पड़ी थी। अजीत पवार ने माफी मांगी है। क्या करना चाहते? आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं, बिल्कुल सही है, पर ऐसा नहीं है कि किसी ने माफी नहीं मांगी। अजीत पवार ने कहा है कि हमें खेद है। देखिए, ऐसा नहीं चलता। आप शिवाजी महाराज, हाँ तो ठीक है, शिवाजी महाराज अजीत पवार समझे, उनको मानने वाले पूरा महाराष्ट्र है और सिर्फ हिंदू समाज नहीं, सब महाराज लोग रहते, सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की सरकार है ये। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लाया है। इसका हालत ये है कि इतना भ्रष्टाचार है। आज आप मुंबई से लेके सिंधुदुर्ग रोड देख लीजिए, खड्डे पे रोड पे खड्डा है कि खड्डे पे रोड है, ये आप नहीं बता पाएंगे। आज ये दुर्घटना जो हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी फेलियर है इनका। और मैं पूछना चाहता हूं
क्या वो मंत्री दीपक केसरकर का आप राजीनामा मांगेंगे, आप उनका राजीनामा लेंगे, क्योंकि ये उनका जिम्मेदारी है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पूरे देश में देखिए जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट हो वहां पे लीकेज हो रहा है। ब्रिटिश ने 200 साल पहले पार्लियामेंट बनाया, उसमें लीकेज नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जहां पे पुतला है उसके बाजू में किला है, 300 साल से खड़े है, उनके किले पे कुछ नहीं हुआ, मगर इन्होंने 9 महीने पहले जो पुतला बनाया उसमें भ्रष्टाचार निकला है। हर्षवर्धन जी, ये बात तो सच है कि अगर बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी, क्योंकि अभी महाकाल लोक का ही उदाहरण ले लीजिए। अब ये जो शिवाजी की प्रतिमा के साथ हुआ है, एक तरीके से कुछ ही ऐसे वाकये हुए हैं जिससे लोगों का मन खट्टा हो गया है, और इसकी जवाबदेही तो फिर सरकार को ही देनी पड़ेगी। देखिए मुझे नहीं, सरकार के अलावा और कौन, किसकी जवाबदेही होगी ऐसी घटनाओं में बिना किसी हिब्बत के। और मैं सचमुच समझ में नहीं मेरे आता कि भारत की राजनीति कहां चली गई है। हर नेता जो सत्ता में आ गया गलत होता है उसके बचाव में खड़ा होता है। हमने आज तक देखा ही नहीं कि कोई नेता उसकी सरकार में गलत हो खुद ही जाके कहे कि भाई ये गलत हुआ हम उसको ठीक करेंगे। उसी के लिए तो जनता उसको चुनती है। ये हर कोई जानता है, कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थोड़ी ना गए थे उस मूर्ति को बनाने के लिए। लेकिन जवाबदेही आपकी है, आप जवाबदेही तय करिए, जवाबदेही तय करके बताइए, और जो गलती है उसको स्वीकार कीजिए। जब आप नहीं स्वीकार करते हैं तब ये आरोप लगता है कि आप आखिर क्यों ये नहीं स्वीकार करते हैं, तब विपक्ष आरोप लगाता है। और विपक्ष को ये आरोप लगाना ही चाहिए। राजनीति में, डेमोक्रेसी में ये जवाबदेही तय करनी ही होगी, और विपक्ष इसी काम के लिए होता है। बिल्कुल सही। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे जिससे कितने लोगों की, सैकड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, सरकार को ही जवाबदेह भी होना पड़ेगा और सावधान भी होना पड़ेगा कि ऐसा वाकया फिर दोबारा ना घटे, चाहे इलेक्शन हो या ना हो।